हेलो एवरीवन, सभी को प्यार भरा नमस्कार जीवी फाउंडेशन की तरफ से। मैं हूं आपका एसके सर और आपकी डिमांड के ऊपर लोकल जो क्लास है हमारा स्टैंडर्ड 11, जिसमें लगभग 60% पार्ट आईआईटी और एज वेल एज नीट में पूछा जाता है, तो आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं एक ये फ्री बैच सीरीज लेके आया हूं, जिसमें 15 मिनट्स के रोज वीडियोस आपके पास आएंगे चैप्टर वाइज। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि अगर आपने मैथ साइंस में एडमिशन लिया है तो आपको बेसिक चीज़ बहुत अच्छी से आनी चाहिए। तो चैप्टर शुरू ना करते हुए मैं बेसिक फॉर्मूलेज, बेसिक आपको क्या क्या फॉर्मूलेज याद होनी चाहिए, एज वेल एज क्या कौन कौन से बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए, वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा इन 15 मिनट्स। तो मेरे साथ बने रहिए। और फ्री नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है एस के सर। और डिटेल कोर्सेज लाइक आईआईटी वगैरह के लिए आप ऑनलाइन एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, जिसका नाम है जीवी फाउंडेशन। और यूट्यूब पे आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आप हमारे इंस्टा चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहां मोटिवेशनल वीडियोस लगातार आपके अपडेट होते रहते हैं, ताकि स्टूडेंट्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे कि उसका लाइफ का जो गोल है उस पर वो सस्टेन रहे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम और शुरू करते हैं आज स्टैंडर्ड 11 के अध्याय को, जो आपके जीवन का अध्याय लिखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स में क्या काम आएगा वो बात कर रहे हैं यहाँ पे जीवी फाउंडेशन सागवाड़ा में। ठीक है, एक डायग्राम के साथ शुरू कर रहा हूँ जिसमें हमने सर्कल की बात की है, उसके बाद एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिया है, फिर हमने 3D की बात की है, एज वेल एज हमने यहाँ प्लेन शीट का यूज़ किया, उसमें भी हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल को इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, इस पूरे जो फ्री बैच सीरीज में है तो फिजिक्स के स्मार्ट बुकलेट्स, ये नोट्स मैंने पहले ही कहा, अगर आपको ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर। एज वेल एज अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए ऑफलाइन, तो आप डेफिनेटली जीवी फाउंडेशन की एप्लीकेशन पे डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो थ्योरी इसमें रहेगी, एनसीईआरटी के एमसीक्यूज भी रहेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज रहेंगे और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं क्या करवाने वाला हूँ इस फ्री बैच सीरीज में, तो आपको थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाऊंगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों के सॉल्यूशंस मैंने दिए हुए हैं, और टॉपिक वाइज इसलिए करवाऊंगा ताकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं कि एक टॉपिक पढ़ा और तुरंत वहां पे हम क्या करेंगे क्वेश्चंस, मतलब मान लीजिए टॉपिक नंबर 1 पढ़ा तो उसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में रहेंगे, फिर टॉपिक 2 पढ़ा तो उसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में रहेंगे। मीन्स आपको डेली अपडेट रहना होगा विथ योर एस के सर। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, यहाँ मैंने पूरा एक फ्लो चार्ट ले लिया है, क्योंकि मैं बेसिक्स इसी में से फिनिश करूंगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें तो आपको आती है, जो नहीं आती है वो मैं आपको डिस्कस करता जाऊंगा। तो एक तरीके से ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो फिजिक्स में आपको आनी चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री, सब पढ़ के आए 10th क्लास में, सभी को ये नॉलेज होगा कि द एंगल कवर्ड बाय द रिवॉल्विंग लाइन ओपी, उसे क्या कहते हैं? जैसे एंगल किसको कहते हैं? दो लाइंस के बीच में बना हुआ एक एंगल, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या? रिवॉल्विंग लाइन। क्या बोलते हैं? रिवॉल्विंग लाइन, दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। अब आपको ये बेसिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सर क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए? मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है? क्योंकि हम ज़्यादा लेक्चर्स को बड़ा नहीं बनाएंगे, 15 मिनट्स का है तो स्पीड से हम फिनिश करेंगे इसको। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर कितना होता है डियर? याद रखना, देखो 1 डिग्री में 60 मिनट्स है, तो 1 डिग्री के बाद हम मिनट की बात करें तो 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बाय पाई, जिसका अप्रोक्स वैल्यू आपको याद रखना है 57.3 डिग्री। एंगल थीटा को अगर हम रेडियन में मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है, एंगल थीटा को रेडियन में अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे डेफिनेटली पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, और एंगल रेडियन को मुझे थीटा में चेंज करना है, इसका रेसिप्रोकल मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, इट इज 180 बाय पाई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। आपने आइडेंटिटीज को भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एज वेल एज आपने पढ़ा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1। मतलब मैं कह सकता हूं, आपने शॉर्ट में भी अगर आपके सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा
तो आपने याद किया होगा SC, ST और CC शॉर्ट की हैं, जो आइडेंटिटीज को आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। उसके आगे बात करें, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत अच्छे से आपको याद होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड एंगल्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, 4 क्वाड्रेंट एंड एस्थेटिक। ठीक है, ASTC रूल, ASTC रूल क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, जिसमें कौन कौन पॉजिटिव होते हैं हमें बिल्कुल याद होना चाहिए मुंह जबानी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये मैंने 4 क्वाड्रेंट बना दिए। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड इट इज थर्ड, और ये आपका कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखना, फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में केवल और केवल साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का अपोजिट कौन है, कोसेक। और थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, टेन का अपोजिट कौन है, कॉट पॉजिटिव होता है। और कॉसेक, देखो कॉस का जैसा अपोजिट कौन होता है, सेक, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितने बचे वो सारे नेगेटिव में जाएंगे। क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे जब चैप्टर में बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएंगे, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और इसका अपोजिट कौन होता है, कॉसेक, पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों पॉजिटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों के दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आप सभी को पता है कि रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। तो हमें पता है हाइपो, बेस और परपेंडिकुलर में जो रिलेशन होते हैं वो कौन डिटरमाइन करता है, साइन, कॉस और टेन डिटरमाइन करते हैं। फिर स्मॉल एंगल्स की बात करें तो थीटा तभी स्मॉल होगा जब वो 45 डिग्री से क्या होगा, स्मॉलर। और याद रखना साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, और कॉस स्मॉलर पे होगा 1। क्योंकि देखो आप 12th में भी जाएंगे तो अलग अलग डेरिवेशन करेंगे फिजिक्स में, और आपको लेक्चरर जो फिजिक्स के हैं वो कहते हुए नजर आएंगे कि डियर स्टूडेंट साइन थीटा वेरी स्मॉल, दैट्स वाई ये थीटा हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है सर, वो समझाने की मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ पाए, क्योंकि अभी अभी आपने 10th क्रॉस की है एंड नाउ यू आर इन 11th। अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में पूछूं, आप सभी को पता है कि साइन जीरो क्या होता है, जीरो। और अगर मैं साइन को हटा भी दूं तो भी ये मैथ्स का रूल ओबे करता है कि जीरो किसके बराबर है, जीरो। इसलिए आपके टीचर कहते हैं कि साइन थीटा जब वेरी स्मॉल होगा तो इसको डायरेक्ट क्या लिखा जा सकता है, थीटा। मीन्स जब ये वर्डिंग आ जाएगी कि वेरी स्मॉल एंगल, तो साइन थीटा क्या हो सकता है, थीटा हो सकता है, एज वेल एज टेन थीटा भी क्या हो सकता है, थीटा। क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं टेन जीरो बराबर जीरो, और टेन को हटा देने के बाद भी जीरो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। लेकिन ऐसा कॉस में नहीं होता है। कॉस का स्मॉलर एंगल पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि कॉस सभी को पता है स्मॉलर एंगल जीरो होता है, और कॉस जीरो कितना होता है, 1। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि साइन थीटा थीटा कब होगा। तो साइन और टेन ही ऐसे हैं जो मैथ्स के रूल्स को ओबे करते हैं कि जीरो बराबर जीरो, बाकी रूल्स को ओबे नहीं करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तब वैल्यू आपको ध्यान रखनी, जैसे स्मॉलर एंगल कॉस थीटा है तो वो वैल्यू 1 दे देगा। ठीक है, इस बात का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो ये अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको सिखा दिया। इसके आगे बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पे अच्छे से जानने हैं। जैसे आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। ठीक है, मैं मानता हूँ आप पढ़ के आए हैं, इसका मतलब आपने डेफिनेटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे। ठीक है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ, हो सकता है इमेज ब्लर होके पिक्सल फट रहे हों। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और था y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला सभी को पता होगा। लेकिन 3D स्पेस में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और अगर मुझे यहाँ स्लोप निकालना है, ठीक है, स्लोप निकालना, तो m बराबर फॉर्मूला होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर ऊपर होगा परपेंडिकुलर कौन होगा, डेल्टा y। ये डेल्टा y है और ये आपका डेल्टा x है। तो ऊपर का लिखेंगे y2 माइनस y1, नीचे आ जाएगा x2 माइनस x1 आ जाए। ठीक है, हो सका तो मैं इसको 2 पार्ट में कवर करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसा कहा है इट इज़ अ 15 मिनट सीरीज, तो 15 मिनट्स में ही हम इसके कवर करेंगे जितना कवर हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन तो मतलब ये मान के चलिए आपके पीछे पड़ जाने वाला है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है उसको पहले अच्छे से समझते हैं कि सर व्हाट इज डिफरेंशिएशन। एक तरीके से मैं कहूँ, कोई चीज़ आपको दे रखी है, ठीक है, और उसको स्मॉलेस्ट पार्ट में आपको कन्वर्ट करना है। तो जब कोई चीज़ लार्ज है और उसकी स्मॉलेस्ट पार्ट पे अगर मुझे स्टडी करनी है तो मैं डिफरेंशिएशन का यूज़ करूँगा।
ठीक है, डिफरेंशिएशन से ही मतलब समझ में आता होगा डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम किसी चीज को, और इंटीग्रेटेड में समझ में आ रहा होगा छोटी छोटी चीजें मिला के हम बड़ा पार्ट बना रहे हैं, चीजों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन यहाँ बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। खास करके बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है, मैथ्स बैकग्राउंड वाले तो कर लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर्स भी 12th में आ जाते हैं और 11 में भी उनके अच्छे बेस बन जाते हैं और लगातार वो टच में होते हैं साइन और कॉस के। देखिए डियर स्टूडेंट, फिजिकल मीनिंग की बात करें तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना है, 1 है। ठीक है, dy बाई डी एक्स मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंशिएशन हो रहा है आपका वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, और ध्यान रखना, और यहाँ कौन है ऊपर, y। कौन है डियर स्टूडेंट, y एक फंक्शन है। The ratio of the small change in the function y and the variable x is called the average rate of change y with respect to x। तो देखो मैंने कहा था डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, बहुत स्मॉल, तो स्मॉल चेंज हो रहा है यहाँ पर। किसका स्मॉल चेंज हो रहा है, तो फंक्शन कौन है, y है, और वेरिएबल कौन है जिसके रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, वो x है। उसे कहते हैं आप एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो व्हेन डेल्टा x इज टेंड्स टू 0 तो लिमिटिंग वैल्यू में डेल्टा y बाय डेल्टा x हो जाएगा, और लिमिटिंग में हम डेल्टा x इनफाइनाइट लिखा है डेल्टा y बाय डेल्टा x, और उसे हम कह सकते हैं दिस इज ए स्मॉलर चेंज dy बाय dx हम कह सकते हैं। अब यह बेसिक फॉर्मूला कौन कौन से हैं, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन कवर करूंगा, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें आपके और बेसिक जो बचे हुए हैं वो कवर करेंगे, क्योंकि फिलहाल मुझे लगता है लेंथ और वीडियो मैं बड़ा नहीं करूंगा। मेन फॉर्मूला ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अगर करते हैं किसी कांस्टेंट का, आंसर हमेशा 0 आता है। फिर अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ फंक्शन u है तो du बाई डी हो गया। मान लो ऐसे 3 फंक्शन आ जाए एडिशन में, तो तीनों का अलग अलग क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में आ जाए, पहले एक को छोड़ेंगे दूसरे का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को छोड़ेंगे फिर पहले का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लेना, ठीक है, करेक्शन जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ एक मिसप्रिंट हुआ है, ये हो जाएगा इधर du हो जाएगा। ओके, फिर अगर डिवाइड में आ जाए, डी बाई डी एक्स ऊपर फंक्शन है और नीचे भी फंक्शन है, तो पहले क्या करेंगे, v को कांस्टेंट रखेंगे, u का करेंगे डिफरेंशिएशन माइनस, फिर u को कांस्टेंट रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, और नीचे हो जाएगा डिवाइड में आया हुआ फंक्शन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है। और डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, n आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी -1, n -1। दैट्स वेरी बेसिक और द डिफरेंशिएशन। फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या होता है। तो एक बात याद रखना, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होगा कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन होगा। ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, साइन का, तो कॉस होगा, और अगर हम कॉस का करेंगे तो माइनस साइन होगा। टेन का करेंगे तो सेक स्क्वायर होगा, लेकिन कॉट का करेंगे तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, फिर कॉसेक एक्स का करेंगे तो माइनस का कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा। कैट नहीं है, कॉट है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा। ई की पावर एक्स का जैसा है वैसा का वैसा ही डिफरेंशिएशन रहता है, और अगर ई की पावर ए एक्स आ गया तो ए बाहर आ जाएगा। फर्स्ट में लिख देखो, डिफरेंशिएशन की एक खासियत है, ई की पावर ए एक्स आई है तो ए जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है बाहर आकर, जबकि इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा, जो मैं कल आपको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ आ जाएगा ए ई की पावर एक्स। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। अगर कॉन्सेप्ट मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें तो आप ग्राफ को देख सकते हैं, बी पॉइंट को मैक्सिमा कहा गया है, ए पॉइंट को मिनिमा कहा है। कंडीशन फॉर मिनिमा क्या रहेगी, तो आप वाई फंक्शन को ले रहे हैं और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, और आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। और अगर उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करो आंसर 0 से बड़ा आ जाए, उसे कहेंगे मिनिमा कंडीशन। क्या कहेंगे, मिनिमा। और अगर मैक्सिमा कंडीशन की बात करें, डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन किया आपने एक्स के रेस्पेक्ट में और किसका किया, फंक्शन वाई का, और 0 आ जाए, लेकिन उसका डबल डिफरेंशिएशन करें और लेस देन 0 आ जाए, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, मैक्सिमा। अभी आपको चीजें बाउंसर हो रही होगी, लेकिन एटलीस्ट आपको मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशंस आपको थोड़ी थोड़ी याद रखना पड़ेगा, तो वो आपको आगे जाके काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आज हमने इस पूरे कंटेंट में क्या क्या डिस्कस किया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो हमने डिस्कस किया यहाँ, सबसे पहले हमने डिस्कस क्या कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिफरेंशिएशन को डिस्कस कर लिया। कल हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा, एज वेल एज मैं डिस्कस करूंगा इंटीग्रेशन को। ठीक है, और कुछ बाइनोमियल थ्योरम जो आपने अभी पढ़ी नहीं है,
लेकिन आपको चीज़ें समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में विथ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड 11th। सो क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके अपने एस के सर के साथ। जॉइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।